हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस की नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1859 में। ये जो नॉवल है ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुआ था और ये एक बेहद खूबसूरत नॉवल है। जो बुक 1 है उसका नाम है रिकॉल्ड टू लाइफ, द बुक 2 उसका नाम है द गोल्डन थ्रेड एंड बुक 3 का नाम है द ट्रैक ऑफ स्टॉर्म। चलिए अब नॉवल को शुरू करते हैं। तो ये नॉवल स्टार्ट होती है एक बहुत ही फेमस कोट के साथ। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। यहाँ पर डिकेंस हमें बता रहे हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था। इंग्लैंड में शांति थी और फ्रांस में क्रांति और आहत थी। अमीर लोग आराम से जी रहे थे और गरीब लोगों पर बहुत ही अत्याचार चल रहे थे। और ये समय है 1775 का। इस नोवेल के शुरुआत में डिकेंस हमें इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों की स्थिति बताते हैं। वो बताते हैं कि उस समय इंग्लैंड का राजा किंग जॉर्ज था। वहाँ पर शांति थी लेकिन अपराध बहुत था। डकैती, चोरी, हिंसा यहाँ पर आम बात थी। लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी फांसी दी जाती थी। और उधर फ्रांस का राजा लुईस 16 था। वहाँ पर अमीर लोग लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे और जो गरीब है वो भूखे मर रहे थे। समाज में वहाँ पर अन्याय बहुत ज़्यादा था। इन चैप्टर्स में डिकेंस हमें बता रहा है कि फ्रांस में क्रांति आने वाली है और समाज अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। ये जो नोवेल है ये 2 शहरों लंदन और पेरिस की कहानी है, इसीलिए नाम है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। अब कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय रात से। एक मेल कोच लंदन से डोवर जा रही है। रात बहुत है और उस समय सभी लोग डर रहे हैं क्योंकि उसमें डकैत बहुत ज़्यादा थे। एक आदमी घोड़े पर आता है और मिस्टर जार्विस लॉरी को रोकता है। वो कहता है कि उसके लिए टेल्शंस बैंक से संदेश है। वो संदेश था वेट एट डोवर फॉर मैम सैली। मिस्टर लॉरी जवाब देते हैं रिकॉल्ड टू लाइफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका मतलब है किसी को फिर से जीवन में वापस लाना। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो मरा हुआ समझा जा रहा था वो फिर से जीवन में लौटने वाला है। यहीं से कहानी का रहस्य शुरू होता है। मिस्टर लॉरी कोच में बैठते बैठते सोचते हैं कि कोई व्यक्ति 18 साल से जेल में बंद है, उससे अब बाहर निकाला जा रहा है। वो व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में वापस आ रहा है। फ्रेंड्स, हमें अभी तक नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है और वो क्यों जेल में था। चलिए कहानी को पढ़ते पढ़ते हम जानेंगे। नेक्स्ट, अब कहानी डोवर में पहुंचते हैं। मिस्टर लॉरी मिलते हैं एक लड़की से जिसका नाम है लूसी मैनेट। लूसी काइंड है, बहुत इमोशनल है और उसके गोल्डन हेयर है। मिस्टर लॉरी लूसी से बताते हैं कि तुम्हारे पिता मरे नहीं है, वो जिंदा है और वो 18 साल से जेल में थे, अब वो पेरिस में है। लूसी शॉक में आ जाती है क्योंकि उसको बताया गया था कि उसके पिता मर चुके हैं। उसने कभी उन्हें देखा भी नहीं था। लूसी बेहोश हो जाती है। वो और मिस्टर लॉरी डिसाइड करते हैं वो अपने पिता को लाने के लिए पेरिस जाएगी। अब कहानी पेरिस में शिफ्ट हो जाती है। एक शराब की दुकान के बाहर शराब का बैरल टूट जाता है। गरीब लोग ज़मीन में शराब चाटने लगते हैं। यहाँ पर डिकेंस हमें दिखाता है कि लोग कितने गरीब हैं, कितने भूखे हैं, समाज कितना अनइक्विवेलेंट है। एक आदमी दीवार पर लिखता है ब्लड और फिर जल्दी से मिटा देता है और ये संकेत है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कि खून खराबा होने वाला है, क्रांति आने वाली है। यहाँ हम मिलते हैं मैंशियर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज से। मैडम डिफार्ज चुपचाप बैठकर नीटिंग कर रही है, लेकिन ये नीटिंग एक्चुअली एक गुप्त सूची है जिन लोगों को क्रांति में मारा जाएगा उसके रिगार्डिंग। ये जो मैडम डिफार्ज है और उनके जो हस्बैंड है वो एक समय पे सर्व करते थे डॉक्टर मैनेट को। अब मिस्टर लॉरी और लूसी पेरिस पहुंचते हैं। वे डिफार्ज के साथ एक कमरे में जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके कमज़ोर बिखरे बाल है और वो जूते बना रहा है। ये है डॉक्टर मैनेट, पर उन्हें अपनी पहचान याद नहीं है। वे खुद को सिर्फ 105 नॉर्थ टावर कहते हैं। ये उनके जेल का नंबर था। लूसी धीरे धीरे उनसे बात करती है। जब डॉक्टर मैनेट लूसी के बाल देखते हैं तो अपनी पत्नी को याद करते हैं। तब धीरे धीरे उसको कुछ याद आने लगता है। वो कहते हैं हर गोल्डन हेयर। अंत में लूसी उनको इंग्लैंड ले आने का निर्णय करती है ताकि वो धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट सके।
डॉक्टर मैनेट को इंग्लैंड लाने के बाद लूसी अपने फादर की बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे डॉक्टर मैनेट का मेंटल कंडीशन इम्प्रूव होने लगता है, लाइफ थोड़ी स्टेबल होने लगती है। लेकिन तभी स्टोरी में मेजर इवेंट होता है। यहाँ पर चार्ल्स दार्ने का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो एक दिन लंदन में कोर्ट ट्रायल होता है। एक यंग मैन चार्ल्स दार्ने पर एक चार्ज लगता है कि वो फ्रेंच स्पाई है, इंग्लैंड की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रेंच को दे रहा है। मतलब उस पर ट्रीजन का केस लगता है, और उस टाइम ट्रीजन का पनिशमेंट था डेथ पेनल्टी। सो सिचुएशन बहुत सीरियस थी। उस कोर्ट रूम में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, और उसमें लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट भी होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट कोर्ट में क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली लूसी अपने फादर को जब फ्रांस से इंग्लैंड ला रही थी, तब शिप पर चार्ल्स दार्ने भी ट्रैवल कर रहे थे। तो उस जर्नी में डॉक्टर मैनेट वीक थे, मेंटली फ्रेजाइल थे, और लूसी उनको केयर कर रही थी। तभी चार्ल्स दार्ने ने लूसी से पोलाइटली बात की, डॉक्टर मैनेट के कंडीशन के लिए कंसर्न शो किया और उन लोगों की हेल्प की थी। लूसी को लगा कि चार्ल्स काइंड, जेंटल और रेस्पेक्टफुल है। इसी वजह से लूसी और डॉक्टर मैनेट को विटनेस के रूप में बुलाया गया था। लूसी को बुलाया जाता है और वो कोर्ट में बोलती है कि यस, चार्ल्स दार्ने हमारे साथ शिप में ट्रैवल कर रहे थे। वो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच ट्रैवल करते हैं, और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल बातें भी की थी। लूसी नर्वस हो जाती है और कोर्ट रूम में ही फेंट हो जाती है। अब कोर्ट रूम में एंट्री होती है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जिसका नाम है सिडनी कार्टन, और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक तरफ से क्रिटिक बोलते हैं कि यही ट्रेजिक हीरो है स्टोरी का। तो सिडनी कार्टन एक इंटेलिजेंट लॉयर है, बट वो केयरलेस और अल्कोहलिक है। वो अपने लाइफ से डिसअपॉइंटेड है। वो मिस्टर स्ट्राइवर के साथ काम करता है, जो चार्ल्स दार्ने का लॉयर है। वो कोर्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नोटिस करता है कि सिडनी कार्टन और जो चार्ल्स है दोनों एक ही शक्ल के हैं। इसका मतलब उनकी शक्ल बहुत सिमिलर है। सिडनी डेलिबरेटली ये पॉइंट कोर्ट में रेज करते हैं। अब विटनेसेस कंफ्यूज हो जाता है कि अगर दोनों सेम दिखते हैं तो हमने किससे देखा। इस कंफ्यूजन की वजह से कोर्ट में डाउट क्रिएट होता है और चार्ल्स दार्ने नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। सो टेक्निकली सिडनी कार्टन क्वाइटली चार्ल्स की लाइफ सेव करते हैं। ट्रायल के बाद चार्ल्स दार्ने ग्रेजुअली लूसी से अट्रैक्ट होता है वो, और उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर मैनेट से मिलते हैं और उनके साथ भी फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करता है। डॉक्टर मैनेट भी चार्ल्स को पसंद करने लगते हैं। उधर सिडनी भी लूसी से प्यार करता है। वो भी लूसी के घर आता जाता रहता है। वो लूसी से तो प्यार करता है, पर उसको ये लगता है कि लूसी कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो लूसी के लायक अपने आप को नहीं समझता। एक दिन सिडनी लूसी से एक इमोशनल कन्वर्सेशन करता है। वहाँ पर वो बोलता है, आई एम अ डिसअपॉइंटेड मैन बट यू इंस्पायर मी। और फिर वो कहता है, फॉर यू एंड फॉर एनीवन यू लव आई वुड डू एनीथिंग। उसके बाद चार्ल्स दार्ने डॉक्टर मैनेट से प्राइवेटली मिलता है और वो बोलता है कि आई लव लूसी, सर मैं लूसी से शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर मैनेट लूसी की हैप्पीनेस चाहता है, तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। चार्ल्स एक और बात कहता है कि उसका एक सीक्रेट आइडेंटिटी है, वो वेडिंग डे पर रिवील करेगा। डॉक्टर मैनेट एग्री कर जाते हैं, और उस समय उधर फ्रांस में एक एरिस्टोक्रेट मार्किस सेंट एवरेनमॉन्ट एक पोर चाइल्ड को अपने कैरेज से मार देते हैं, और फिर भी कोई रिग्रेट नहीं करता। वो एक कॉइन अपने कैरेज से फेंक देता है उस फादर के ऊपर। पोर फादर डेवस्टेटेड हो जाते हैं। ये जो मार्किस है वो चार्ल्स का अंकल है, यानी वो मार्किस चार्ल्स के अंकल है। और बाद में एक रात उसका जो पोर फादर था वो चुपके से मार्किस को मार देता है। ये सिग्नल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज कमिंग सून। अब इधर लंदन में लूसी और चार्ल्स का शादी का दिन आने वाला होता है। शादी के दिन जब चार्ल्स डॉक्टर मैनेट से मिलता है तो वो डॉक्टर मैनेट को अपना सीक्रेट आइडेंटिटी बताता है। डॉक्टर मैनेट शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो चार्ल्स बिलोंग करता है उस एरिस्टोक्रेट फैमिली से जिसने डॉक्टर मैनेट को सफ़र करवाया था। पर उसी दिन उन लोगों की शादी हो जाती है। शादी में कोई रुकावट नहीं आती। उसके बाद डॉक्टर मैनेट फिर से मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो अपनी जो पुरानी शूज़ बनाने का काम है वो शुरू कर देते हैं, जैसे जेल में करते थे। उनका पास्ट ट्रॉमा वापस आ जाता है। डॉक्टर लोरी और उधर उन लोगों की जो हाउसकीपर है मिसेस प्रोस, दोनों केयर करते हैं डॉक्टर मैनेट को रिकवर करने की। डॉक्टर लोरी फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं और कुछ समय बाद रिकवर भी होने लगते हैं।
और उधर शादी के बाद लूसी और चार्ल्स भी हैप्पी और पीसफुल रहते हैं। डॉक्टर मैनेट इमोशनली रिकवर हो रहा है और सिडनी भी उन लोगों के घर का एक फ्रीक्वेंट विजिटर बन जाता है। यहाँ पर लूसी एक गोल्डन थ्रेड है। चार्ल्स हमें दिखाते हैं कि लूसी की वजह से डॉक्टर मैनेट, सिडनी कार्टन और चार्ल्स तीनों कनेक्टेड है। इसी वजह से इस पार्ट का नाम है द गोल्डन थ्रेड। टाइम पास होता है, लूसी और चार्ल्स की एक डॉटर भी हो जाती है। डॉक्टर मैनेट इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है और सिडनी कार्टन भी चाइल्ड से अटैच्ड हो जाते हैं। सिडनी जब घर आता है, लिटिल लूसी से मिलता है, तो लिटिल लूसी उसके साथ प्यार से बात करती है। तो सिडनी को पहली बार लाइफ में बिलोंगिंग का फीलिंग मिलता है। सिडनी इंटरनली चेंज होने लगता है। अब एक साइड कैरेक्टर जेरी क्रंचर स्टोरी में फिर से अपियर होता है। जेरी टेल्सन्स बैंक में काम करता है। वो दिन में तो एक आम इंसान की तरह काम करता है, लेकिन रात में सीक्रेटली ग्रेव्स खोदता है, डेड बॉडीज निकालता है और उस टाइम डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टडी सेंटर्स को वो डेड बॉडीज बेच देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ल्स ने जेरी को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये जो जेरी का कैरेक्टर है वो बाद में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उधर फ्रांस में सिचुएशन वॉर्स हो रही है। पेरिस में डिफार्ज कपल मैंशर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज रिवॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को याद है वो जो पोर फादर जिसके चाइल्ड मर गया, मार्किस ने मार दिए थे और उसने मर्डर कर दिया था मार्किस को, तो उसको पकड़ लेते हैं और उसको पब्लिकली हैंग करवा दिया जाता है। और उस फादर का नाम गैस्पर्ड है। ये हैंग होने का जो ये इवेंट है वो रिवॉल्यूशन को और फ्यूल देते हैं। पेरिस का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, रिवॉल्यूशन की तैयारी चल रही है, लोग सीक्रेटली मीटिंग कर रहे हैं, डिफार्ज ग्रुप स्ट्रांग होता है, एंगर बिल्ड होता है और मैडम डिफर्स पर्टिकुलरली रिवेंज चाहती है एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट। सारे एरिस्टोक्रेट्स को पकड़ पकड़ के हैंग करवाया जा रहा है, उन पर एरिस्टोक्रेट्स पर अत्याचार चल रहा है और एरिस्टोक्रेट्स की नो राइट्स होती है। उस समय इंग्लैंड में सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और सडनली टेल्सन्स बैंक से एक लेटर आता है और वो लेटर चार्ल्स डार्ने के लिए होता है। लेटर में लिखा होता है एक आदमी गैबल जो चार्ल्स का फॉर्मर सर्वेंट है फ्रांस में, उसको इम्प्रीजेंट कर लिया जाता है। वो जब चार्ल्स आ रहे होते हैं तो गैबल भी आना चाहता था चार्ल्स के साथ, वो एरिस्टोक्रेट के साथ नहीं रहना चाहता था, पर चार्ल्स ही उन्हें छोड़ के आता है। तो अब उनका लेटर आया है कि वो चार्ल्स को बुला रहा है उसको बचाने के लिए। उसको इसीलिए पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो उन लोगों का सर्वेंट था। उधर वहाँ चार्ल्स का जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि चार्ल्स एक एरिस्टोक्रेट है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलना भूल गई थी कि चार्ल्स की रियल आइडेंटिटी, उसका नाम चार्ल्स एवरमोंट, पर चार्ल्स डिटरमाइंड होता है, उसको फ्रांस जाना चाहिए और अपने सर्वेंट को बचाना चाहिए। चार्ल्स सीक्रेटली फ्रांस जाने की तैयारी करता है। वो डॉक्टर मैनेट को नहीं बताता प्रॉपरली और लूसी से भी डायरेक्टली नहीं बात करता। वो फ्रांस के लिए निकल पड़ता है। चार्ल्स डार्ने फ्रांस पहुंचता है, पर वो जैसे ही फ्रांस पहुंचता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट है। चार्ल्स को ला फोर्स प्रिजन में डाल दिया जाता है। जब डॉक्टर मैनेट और लूसी को पता चलता है कि चार्ल्स को फ्रांस में अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो दोनों फ्रांस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही वो जो हाउसकीपर थी मिसेस प्रॉस वो भी निकलती है। डॉक्टर मैनेट कॉन्फिडेंट होता है कि वो चार्ल्स को बचा लेंगे क्योंकि वो 18 साल तक बेस्टील प्रिजन में सफ़र कर रहे थे, इसीलिए रिवॉल्यूशनरीज उन्हें रेस्पेक्ट करती हैं। सो लूसी, डॉक्टर मैनेट, लिटिल लूसी, मिस प्रॉस और मिस्टर लॉरी सारे लोग अब पेरिस में हैं। डॉक्टर मैनेट चार्ल्स की रिलीज़ के लिए ऑफिशियल्स में बात करते हैं। वो कोशिश करता है कि चार्ल्स को रिलीज़ किया जाए। उधर लूसी चार्ल्स से मिलने के लिए प्रिजन जाती है, पर उन्हें डायरेक्टली मिलना नहीं दिया जाता। लेकिन लूसी रोज़ प्रिजन के पास खड़ी होती है जहाँ से चार्ल्स उसे दूर से देख सकता है। जो मैडम डिफार्ज है वो भी चाहती है कि चार्ल्स को फांसी दी जाए। वो स्ट्रांगली एरिस्टोक्रेट से हेट करती है। उधर बेस्टील के प्रिजन में हमला हो जाता है। जो सारे प्रिजनर्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही मैडम डिफार्ज भी वहाँ जाती है। वो वहाँ जाती है जहाँ पर डॉक्टर मैनेट को 18 इयर्स से कैद कर लिया जाता है। वो वहाँ पर सर्च करती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। वहाँ पर मैडम डिफार्ज को एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स अभी भी प्रिजन में है। डॉक्टर मैनेट अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, ऑफिशियल से बात करते हैं और चार्ल्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं। बट जस्ट व्हेन एवरीथिंग सीम्स राइट, चार्ल्स को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि मॉन्सर डिफार्ज जो मैडम डिफार्ज के हस्बैंड है, मैडम डिफार्ज और एक एनोनिमस पर्सन चार्ल्स पर फिर से आरोप लगाते हैं कि उसको फांसी देना चाहिए। रिवॉल्यूशनरीज चार्ल्स को
छोड़ना नहीं चाहती। अब वो लोग किसी भी एरिस्टोक्रेट को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि एरिस्टोक्रेट ने उन लोगों पर अत्याचार चलाया था। कोर्ट रूम बहुत ही टेंस्ड होता है, ट्रायल चलता है और उसी बीच डॉक्टर मैनेट बोलता है कि चार्ल्स काइंड है। चार्ल्स ने एरिस्टोक्रेट लाइफ छोड़ दी थी। चार्ल्स इंग्लैंड में पीसफुल लाइफ जी रहा था, पर अब सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस होता है और कोई भी डॉक्टर मैनेट की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। चार्ल्स को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। उसी बीच सिडनी कार्टन भी फिर से पेरिस पहुंचता है। सिडनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो बरसात नाम के एक स्पाई को पहचानता है। वो उसे ब्लैकमेल करता है। उससे पता होता है कि जो रॉजर क्लाई नाम का एक स्पाई था वो मरा नहीं था, उसका फेक डेथ हुआ था। और ये रॉजर क्लाई का इन्फॉर्मेशन जेरी क्रंचर सिडनी को देता है। एक्चुअली आपको बता दो, ये जो रॉजर क्लाई है वो एक स्पाई है, पर ये ना फ्रांस की इन्फॉर्मेशन इंग्लैंड को देता है और इंग्लैंड की फ्रांस को। इसका मतलब ये किसी के बीच लॉयल नहीं है। बाद में उसका फेक डेथ होने का एक अफवाह फैलता है। और ये जेरी जो है, जो पहले बताया था, वो जेरी रात में तो वो ग्रेव डिगिंग करता है, पर जब वो ग्रेव जब रॉजर क्लाई मर गया है और उसको जब दफनाया गया था, तो जब जेरी वहाँ पर खोदने गया था तो वहाँ पर उसको मिला ही नहीं डेड बॉडी। तो ये ना जेरी ये बातें सिडनी को बताता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अब काम की आती है। अब जो सिडनी है वो ब्लैकमेल करता है कि बरसात को कि हाँ, अगर तुम नहीं मुझे दोगे तो फिर मैं रॉजर क्लाई का जो फेक डेथ हुआ था वो सबको बता दूंगा। और ये दोनों आपस में फ्रेंड्स है, बरसात और रॉजर क्लाई। तो जो रिवोल्यूशनरीज इतना अभी एंगर में है, वो दोनों को मार सकती है। तो इसीलिए इस की वजह से ही बरसात सिडनी की हेल्प करता है। अब सीन कोर्ट में आता है। सारे लोग मौजूद होते हैं। चार्ल्स पर जो आरोप लगते हैं, तो वहाँ पर मैडम डिफार्ज और मॉन्सर डिफार्ज होते हैं, तो वो दोनों मेनली आरोप लगाते हैं और तीसरा एक एनोनिमस पर्सन था। तो अब उस तीसरे पर्सन का नाम रिवील होता है, वो है डॉक्टर मैनेट। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और डॉक्टर मैनेट भी। तब मैडम डिफार्ज एक लेटर निकालती है जो कि डॉक्टर मैनेट ने लिखा था जब वो प्रिजन में थे, और वो लेटर कोर्ट में पढ़ा जाता है, जहाँ पर डॉक्टर मैनेट लिखते हैं कि उनको क्यों प्रिजन में डाला गया था। उन्होंने लिखा था, एवरमॉन्ट जो ब्रदर्स है चार्ल्स की फैमिली, वो लोग एक पोर पीसन की फैमिली पर अत्याचार करते हैं। वो दोनों उनके फादर और उनके अंकल, चार्ल्स के फादर और अंकल दोनों एक वुमेन को अब्यूज़ करते हैं और उनके हस्बैंड को मार दिया जाता है और साथ ही उनके भाइयों को भी मार दिया जाता है। उनके फैमिली के सारे लोगों को मार दिया जाता है। और ये जो मैडम डिफार्ज है, जो इतनी उतावली हो रही थी रिवॉल्यूशन के लिए, वो ये पेश करती है सारा डॉक्यूमेंट। जो वो गई थी बेस्टिल में, यही डॉक्यूमेंट लाने वो गई थी। उस लेटर में लिखा होता है कि डॉक्टर मैनेट जब ये क्राइम रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एवरमॉन्ट ब्रदर्स है वो डॉक्टर मैनेट को इम्प्रिजन कर देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर मैनेट 18 ईयर्स तक बेस्टिल में रहता है बिना किसी दोष के। ये सब सुनकर कोर्ट एंग्री हो जाता है। पर ये मैडम डिफार्ज क्यों चाहती है, उनका क्या रिलेशन है? क्योंकि जो उनकी उन जिनको अब्यूज़ किया गया था वो उनकी सिस्टर्स थी। इसका मतलब बहन के साथ ये रेप हुआ था। और जस्ट बिकॉज ये चार्ल्स भी एरिस्टोक्रेट फैमिली से है, तो इसीलिए अब कोर्ट उसको गिल्टी प्रूव कर देती है और डेथ सेंटेंस सुना देती है। मैडम डिफार्ज जो है वो सिर्फ चार्ल्स को मारना नहीं चाहती, इवन लूसी ने चार्ल्स से शादी की थी और जो यंग लूसी है, छोटी सी बच्ची है, उसको भी मारना चाहती है, क्योंकि वो लोग भी अब एरिस्टोक्रेट है, क्योंकि उन लोगों ने चार्ल्स से शादी की थी। और उधर सिडनी कार्टन चार्ल्स को बचाने की तैयारी में है। सिडनी कार्टन बरसात से मिलता है और बरसात की हेल्प से सिडनी अब प्रिजन में एंट्री करता है। वो बरसात जो स्पाई था, उसको जो प्रिजन में लोग हैं सबके साथ उसका अच्छा है और ऑफिशियल्स के साथ भी अच्छा है, तो उसी की मदद से वो प्रिजन में पहुंचता है और चार्ल्स से मिलता है। सिडनी चार्ल्स से कहता है कि तुम्हें लूसी और अपनी बेटी के लिए जीवित रहना चाहिए। और अचानक सिडनी कार्टन चार्ल्स को ड्रग दे देता है और चार्ल्स बेहोश हो जाता है। वो सिडनी अपने जो कपड़े हैं वो चार्ल्स को पहना देता है और चार्ल्स के कपड़े खुद पहन लेता है, क्योंकि उन दोनों का तो शक्ल सेम था ही। वो जो सिडनी है वो लूसी से प्यार करता है और लूसी चार्ल्स से, तो वो लूसी के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। बरसात हेल्प करता है। वो जो अनकॉन्शियस हो जाता है चार्ल्स, उसको बाहर निकाल लेके आता है। जेल में जो जेलर है वो पूछता है कि क्या हुआ, ये क्यों ऐसे है? तो बरसात बोलता है कि हाँ, जो विजिटर्स आए थे वो उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर लेके जाता है चार्ल्स को सीक्रेटली डॉक्टर मैनेट, लूसी, मिस्टर लोरी इनके पास पहुंचाया जाता है और सबको कोच में बिठाकर इंग्लैंड के लिए जल्द से जल्द रवाना करते हैं।
जब सब लोग चार्ल्स को देखते हैं तो इनिशियली वो लोग तो सिडनी कार्टन ही समझते हैं, पर बाद में समझ जाता है कि हाँ, सिडनी कार्टन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया है। लूसी को बहुत बुरा लगता है। वो लोग इंग्लैंड के लिए रवाना होता है। बहुत सारे लोग होने की वजह से मिसेस प्रॉस और जो जेरी है वो बाद में निकलेंगे। उसी बीच जो मैडम डिफार्ज है वो लूसी को ढूंढते हुए उनके रूम में आ जाती है। वहाँ पर मिस प्रॉस होती है तो वो मैडम डिफार्ज मिस प्रॉस से पूछती है कि लूसी कहाँ है, तो मिस प्रॉस बोलती है कि लूसी अभी सो रही होती है, पर वो विश्वास नहीं करती और उसी बीच उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाता है। जो मैडम डिफार्ज के पास एक पिस्तौल थे, उसी से उस हाथापाई में उस पे गोली लग जाती है। इसका मतलब मैडम डिफार्ज मर जाती है। मिस प्रॉस बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद जेरी आता है, घोड़े जो कोच है वो रेडी रखता है और वो दोनों निकल जाता है। जो जेरी पहले ये सब इलीगल काम करते थे वो अब उसने छोड़ दिया है, वो अब अच्छा इंसान बन रहा है। तो वो दोनों भी इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं और उधर जो सिडनी कार्टन है उसको एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करते हैं। सिडनी कार्टन शांत है और बिल्कुल काम है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है, उसको बहुत डर लगता है। वो बोलता है कि कैन आई होल्ड योर हैंड। सिडनी कार्टन बोलता है यस। फिर दोनों को ले जाता है। पहले उस लड़की को बीहेड किया जाता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद सिडनी कार्टन की बारी आती है। अब बारी सिडनी कार्टन की है। वो मन में इमेजिन करते हैं कि लूसी हैप्पी लाइफ जी रही है, चार्ल्स सेफ है, उनकी बेटी ग्रो हो रही है, उनके जो फ्यूचर है वो पीसफुल है और लूसी का एक बेटा भी हो गया जो कि लूसी ने अपने बेटे का नाम सिडनी रखा है। ये सब इमेजिन करने के बाद सिडनी के मन में बहुत ही फेमस और लास्ट थॉट आता है। वो सोचता इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई एवर हैव डन। और उसके बाद सिडनी कार्टन की एग्जीक्यूशन हो जाती है। नॉवल की एंड हो जाती है, लेकिन एक पावरफुल मैसेज के साथ, सेक्रीफाइस, रिडिम्पशन, लव, सेल्फलेसनेस। सिडनी कार्टन जो शुरुआत में केयरलेस और यूजलेस लगता था वही अब हीरो बन जाता है और यही इस नॉवल का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।